हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक देखिए डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज हमें और देखनी है एक वीडियो। बेसिकली क्या है, ये बोर्ड को आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी हो या इवन स्टेट बोर्ड हो, उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये बेसिकली जो आपका आईआईटी या जो भी आप इंजीनियरिंग के कंपटीशन देते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट थोड़ा ही नहीं है, इस पर प्रॉब्लम्स आई भी हैं। बेसिकली अगर पुराने सालों के आप प्रॉब्लम्स उठाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, मैं कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए है क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। हमें जैसे हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की थी, दो मैट्रिक्स की, ऐसे ही डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मैंने कोई दो डिटर्मिनेंट ली जिसको D1 और D2 से डिनोट किया। D1 क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। D2 क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 गामा 3 बीटा 3 गामा 3, ये इनके एलिमेंट्स है बेसिकली। तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसमें डिटर्मिनेंट में एक विशेष बात है जो मैट्रिक्स में नहीं थी। मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा था कि हम रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आप इसको रो बाई रो भी कर सकते हो, रो बाई कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाई रो भी कर सकते हो। अब सवाल ये है कि साहब ऐसा क्यों, उसमें ये फैसिलिटी क्यों नहीं थी और इसमें क्यों है। बच्चों जनरली आपने रीड किया होगा, जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। नंबर एक कारण, मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर होने का मतलब जरूरी नहीं है कि रो बाई कॉलम या रो बाई रो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, मे भी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन ही ना हो उसका। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में कंडीशन है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहां ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हमें लेना है। तो पहला कारण तो आपको समझ में आया, जो मैंने बताया कि इसमें चूंकि स्क्वायर ऑर्डर होता है इसलिए आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग्स, आपने रीड किया होगा मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, क्लियर है, तो मैट्रिक्स की अगर मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ट्रांसपोज बन जाता है, यानी कि मैट्रिक्स की नेचर चेंज हो जाती है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट में आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हो फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कारण है कि आप इसको किसी भी ढंग से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों मैंने रो बाई रो सिंपल मुझे लगा तो मैंने इसको रो बाई रो मल्टीप्लाई करा। तरीका सेम वही है, रो बाई रो, यानी कि कैसे, देखिए पहला एलिमेंट, पहली रो, इधर भी पहली रो, तो देखिए A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरे एलिमेंट के लिए वही फर्स्ट रो और इधर सेकंड रो, क्या A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2, क्लियर है। तीसरा एलिमेंट के लिए फिर वही पहली रो और तीसरी रो, A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इसी प्रोडक्ट का सेकंड रो का पहला एलिमेंट देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, सेकंड रो के लिए इसका सेकंड रो इनटू पहली रो, दूसरे एलिमेंट के लिए सेकंड रो इनटू सेकंड रो, तीसरे एलिमेंट के लिए सेकंड रो इनटू थर्ड रो। बात क्लियर हुई? थर्ड रो के लिए क्या करेंगे हम, पहले डिटर्मिनेंट की थर्ड रो पहली रो, दूसरे एलिमेंट के लिए थर्ड रो सेकंड रो, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए थर्ड रो एंड थर्ड रो। इस ढंग से आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं है। इसी में बच्चों थोड़ा सा और एक पॉइंट है, आप डायरेक्टली भी इसको याद भी रख सकते हो, चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है? क्या, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, डी दे रखा हमें और उसकी वैल्यू 0 नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और डीसी जो है वो डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफैक्टर। बच्चों ये जो कोई मैट्रिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट, ये ले लो, छोड़ दो उसको, ये डिटर्मिनेंट है हमारा, इससे कोफैक्टर लेंगे हम इन सारे एलिमेंट के, और कोफैक्टर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपली निकाल लेंगे। कैसे भाई, इनके सारे के कोफैक्टर ले लो, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, सॉल्व कर लो। तो उसका एक इजी मेथड है,
कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट, पहले कोफैक्टर निकालो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला है बच्चों? डीसी। डीसी किसको डिनोट कर रहा है? कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट को। तो डीसी इक्वल टू डी की पावर n माइनस 1। डी क्या है? जो आपका ऑलरेडी डिटर्मिनेंट गिवन था, और n है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 होना चाहिए। तो बच्चों अगर हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हमें इसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? डीसी इक्वल टू डी 3 माइनस 1 यानी कि डी स्क्वायर। तो जो आपका ये डिटर्मिनेंट होगा इसका स्क्वायर मीन्स इस d1 को d1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो d1 को d1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा जो इसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट का आएगा। बात बच्चों क्लियर हो गई? इजी मेथड, मतलब ट्रिक हो गई एक ढंग से, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब सेकंड देखिए, इधर अगर बाय द वे डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 है तो फिर तो उसके कोफैक्टर से बनने वाला भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। सिंपल सी बात है। इफ d इक्वल टू 0 देन dc ऑल्सो 0। तो चलिए बच्चों इसको नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, इसकी हेल्प से कितना इजी सॉल्व होंगे। जैसे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ आपको, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस डेल्टा, ऐसे ही अल्फा बीटा ब्रैकेट में गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही आपकी थर्ड लाइन लिखी हुई है। तो बच्चों अगर हम इसे देखें, डिटर्मिनेंट को देखने से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम इसको देखें तो देखने से बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा टिपिक, मतलब मीन्स बड़ा हैवी सा लग रहा है कैलकुलेशन देखने में। तो बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैवी फॉर्म में लिखी होगी, जितनी भी बड़ी, मतलब कहना चाहिए उल्टी सीधी फॉर्म जिसे कहना चाहिए, एब्सर्ड फॉर्म जिसे कहना चाहिए, अगर इस टाइप की कोई भी फॉर्म है तो 99% केसेस में उसका आंसर 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। लेंथी कैलकुलेशन, बहुत लेंथी देखने में लग रहा है, इट मीन्स तो 0 आएगा। मतलब 100% नहीं, लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता है। अब चलिए देखें बच्चों, जैसे 2 था, इस 2 को मैं क्या कर सकता हूं? 1 प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों? जल्दी बोलो। इस 2 को मैं क्या कर सकता हूं? ये जो हमारे पास 2 है, इस 2 को देखिए जल्दी से, ये 2 था तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 प्लस 1, बल्कि 1 प्लस 1 क्या, 1 प्लस 1 प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए साहब अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम्स को करना मुझे, तो कैसे करूं मैं? इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लो। जैसे भी हमने 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके एक डिटर्मिनेंट लाए थे, ऐसे ही उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करिए। तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। पहले डिटर्मिनेंट, पहला एलिमेंट R1 का 1, ठीक, यहां पर भी 1 लिख दीजिए। तो 1 इंटू 1, ये 1 आया कि नहीं आया? ठीक, इसका दूसरा एलिमेंट 1, इसका भी दूसरा एलिमेंट 1, फिर 1 इंटू 1, 1 आया कि नहीं आया? फिर इसका तीसरा एलिमेंट 0, इसका तीसरा एलिमेंट 0। क्यों भाई? 0 इंटू 0, 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके सिंपली अगर मैं ऐसे ही देखूं तो हम इस रो को, पहली रो को, पहले डिटर्मिनेंट की रो को दूसरे डिटर्मिनेंट की रो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पहला एलिमेंट आता। तो पहला एलिमेंट 2 इसी ढंग से तो आ सकता है। क्लियर? अब मुझे चाहिए दूसरा एलिमेंट। तो दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम वही पहली रो दूसरी रो, तो पहली रो का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो इसको आप लिख लीजिए गामा प्लस डेल्टा। तो चलिए देखिए बच्चों, 1 इंटू गामा प्लस डेल्टा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया कि नहीं आया? बात क्लियर है? अब फिर अगले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस वाले एलिमेंट से। इसको ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो अगेन क्या आ जाएगा? ये जल्दी से बोलिए, अल्फा प्लस बीटा
दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तीसरे एलिमेंट से। तो चूंकि ये तो खत्म हो चुका और कुछ बचा नहीं, तो इसलिए प्लस 0, 0 को 0 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे चाहिए तीसरा एलिमेंट। तो बच्चों तीसरा एलिमेंट कैसा आएगा देखिए, फिर वही 1 इंटू इसका तीसरा एलिमेंट। तो तीसरा एलिमेंट चूंकि यहाँ गामा डेल्टा की फॉर्म ली थी, तो ये गामा डेल्टा ले लो। तो 1 इंटू गामा डेल्टा, ये आया कि नहीं, प्लस 1 इंटू इसका एलिमेंट, इस C3 का तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा होना चाहिए कि नहीं, 1 इंटू अल्फा बीटा आ गया, और इंटू फिर प्लस 0 इंटू 0। क्या हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका? हो गया। कायदे से तो बच्चों हमें अब आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जब इस डिटर्मिनेंट के तीनों एलिमेंट 0 हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और ये 0 अगर हो चुका तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए कितना इजी काम बन गया। फिर भी इसके मैं एलिमेंट भरूंगा जरूर। अब यहाँ पे क्या रखूंगा मैं दूसरे एलिमेंट के लिए? चलिए, ये 1 है, अल्फा प्लस बीटा, फिर ये गामा प्लस डेल्टा है, गामा प्लस डेल्टा 0। चलिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये आएगा प्लस दिस इंटू दिस, ये आएगा प्लस 0 इंटू 0, प्लस 0 आएगा कि नहीं, और दिस अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0। ये आपके तीनों दोनों डिटर्मिनेंट फुल हो गए, और इनको चूंकि इनकी वैल्यू 0 होती है तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई हमारी, 0 हुई या नहीं हुई। तो बच्चों ये जेईई मेन में भी और एडवांस में भी इस पे बेस प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। आप अपने पुरानी प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आइडिया लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया है cos a माइनस पी, cos a माइनस क्यू, cos a माइनस आर, cos b माइनस पी, cos b माइनस क्यू, cos b माइनस आर, cos c माइनस पी, cos c माइनस क्यू, cos c माइनस आर। बोलो बच्चों जल्दी से। इसको क्या करा मैंने, खोल लिया, और खोलने के बाद देखा। अब आप जस्ट देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया ये। अगर मैं इसमें सीधे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं कि साहब R1 माइनस R2 या ये ऐसा वैसा, तो सोचिए कितनी हेल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर चूंकि आंसर तो लाना है, तो क्यों ना हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लें। अभी जैसा हमने सीखा था वैसे देखिए। चलिए बच्चों, इसको क्या लिख लूंगा मैं, पहला एलिमेंट cos A, यहाँ पे cos P आना चाहिए कि नहीं, cos A इंटू cos P पहला आ गया। फिर साइन ए, यहाँ क्या होना चाहिए, साइन पी होना चाहिए कि नहीं, साइन ए इंटू साइन पी दूसरा आ गया, प्लस 0 इंटू 0, प्लस 0 भी तो आएगा यहाँ पे भाई। हमने इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हर एलिमेंट में 0 प्लस और कर दें, 3 एलिमेंट का सम कर दें। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब दूसरे एलिमेंट के लिए देखिए, cos ए इंटू इसको क्या करूंगा मैं, cos क्यू, क्योंकि दिस इंटू दिस होगा कि नहीं, फिर प्लस साइन ए इंटू दिस, यहाँ क्या लूं मैं, साइन क्यू, प्लस अगेन 0 दिस। अब देखिए तीसरे एलिमेंट के लिए cos ए cos आर, इसको cos आर से फिल कर दूं, साइन ए साइन आर, और ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों सेकेंड डिटर्मिनेंट फिल हो गया, और इसकी वैल्यू चूंकि C3 के सारे एलिमेंट 0 है, 0 होगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनली 0 आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसे भी भर लीजिए। सिमिलरिटी से होता है, जैसे यहाँ cos p cos q cos आ रहा है, अब यहाँ cos a cos b cos c ले लीजिए, साइन b साइन c 0 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों है कि नहीं ये इजी टेक्निक? अगर हम इस ढंग से करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इजी सॉल्व हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इसे एकेडमिक लेवल पे, बोर्ड लेवल पे? नहीं बच्चों, बोर्ड लेवल पे आपके यहाँ 2 डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ कंपटीशन लेवल पे ही अप्लाई करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का ही। ये है 1 cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस एल्फा, cos एल्फा माइनस बीटा 1 cos गामा माइनस बीटा, cos एल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस गामा 1। इसका भी हमें आंसर 0 लाना है, मीन्स प्रूव करना है, तो इज इक्वल टू 0। तो सिंपल बच्चों, इसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे 1 है, पहले तो इनको ओपन कर देंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, और इस 1 को हम बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, 1 + 0 + 0। सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 + 0 + 0,
सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 + 0 + 0, तो 3 एलिमेंट का सम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। अब आराम से आप इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दीजिए जिनका तीनों एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 होंगे दोनों में, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, जो इससे पहले हमने किया है। अब बच्चों देखिए इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमें डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एक प्रॉब्लम आपके यहाँ एनसीईआरटी में भी दी हुई है, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, मिसलेनियस में, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे देखिए कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपको f(x, g(x, h(x), दूसरी रो है a1 b1 c1 a2 b2 c2, मीन्स इनमें से एक रो के एलिमेंट x का फंक्शन है और बाकी कांस्टेंट है, या इवन दोनों तीनों रो के एलिमेंट भी x के फंक्शन हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन करिए और दूसरी और तीसरी रो सिंपल वैसे ही लिखी रहने दीजिए। तो पहली रो का करेंगे तो f(x) का f'(x), g(x) का g'(x), h(x) का h'(x), सिंपल। बाकी दोनों रो ऐसे रहने दी, प्लस पहली और तीसरी रो को ऐसे ही लिख दीजिए और दूसरी रो का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो a1 b1 c1 कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस पहली और दूसरी रो सिंपल ऐसे लिखे रहने दीजिए और तीसरी रो का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चूंकि तीसरी रो के सारे एलिमेंट कांस्टेंट है तो इसलिए डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो फाइनली ये और ये 0 हुआ और इसका सिंपल डिफरेंशिएशन वो क्या हुआ डिटर्मिनेंट का, इसका ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। हमें किसी डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए ये एक डिटर्मिनेंट आपके दिया हुआ है f(x, g(x, h(x) और a b c l m n, ये आपकी रो दी हुई है। ठीक है बच्चों, मुझे करना है इंटीग्रेशन a से b डेल्टा x dx, ये निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे हम? इसी डिटर्मिनेंट में जब मैंने यहाँ पे लिमिट a to b डेल्टा x dx करा है तो जहां जहां x के फंक्शन है वहां पे इंटीग्रेशन का नोटेशन लगा दीजिए। बात क्लियर हुई? अब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसको उठा के यहां लिख देंगे हम अगले सेंटेंस उसमें, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। बस बच्चों एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, इसमें डिटर्मिनेंट में इंटीग्रेशन हमें तभी लगाना चाहिए जब उसमें कम से कम एलिमेंट x के फंक्शन हो, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन में x की पावर बढ़ती है और डिफरेंशिएशन में x की पावर घटती है। तो जब पावर बढ़ रही है और मान लीजिए 9 के 9 एलिमेंट में x का फंक्शन है तो बेस्ट ऑप्शन फिर उस केस में यह होगा कि उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके तब उसका इंटीग्रेशन करिए। और सिंपली अगर मान लीजिए एक रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट x के फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो। बात क्लियर है? ये नोट करिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। मींस ये भी एक शॉर्टकट तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। जैसे हम लोगों ने बोर्ड लेवल में इसको पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चों? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आई थी कि नहीं आई थी? तो शॉर्टकट में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? चलिए देखिए बच्चों, देखो जरा इधर, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू बी रख दूं, a की जगह पूरे में b रख दीजिए तो ये 1b² बन जाएगा, 1b² बन जाएगा। तो दो कॉलम आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब a इक्वल टू बी यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अगर a इक्वल टू बी रख के ये 0 हो रहा है तो इट मीन्स a माइनस बी इसका एक फैक्टर हुआ। अब b इक्वल टू सी रखिए, b की जगह c रखो सारे में, तो 1cc² 1cc² अगेन 0, तो b माइनस सी भी इसका फैक्टर हो गया। अब c इज इक्वल टू a, c की जगह a रखिए सारे में, तो 1a² 1a² c1 c3 के एलिमेंट आइडेंटिकल,
तो सी माइनस ए भी इसका एक फैक्टर हो गया। बोलो बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इसके फैक्टर हुए कि नहीं हुए? इनको मैंने ये लिख दिया, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, अब इन फैक्टर का कोफिशिएंट भी तो कुछ हो सकता है बाहर, हो सकता है मान लीजिए 2 हो जाए, यहाँ पे हो सकता है 1 हो सकता है 4 हो। तो ये कैसे पता करेंगे? इसका भी पता करने का बहुत इजी तरीका है। देखिए जी कैसे, यहां पर ए बी सी की इस टाइप की वैल्यू रखेंगे, सबसे छोटी से छोटी, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाए। बट कोई भी फैक्टर इनमें से 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -1। बच्चों जरा एक चीज पर ध्यान दो यहाँ। अब कोई बच्चा बोलेगी जी मैं तो ए को भी 0 और बी को भी 0 रखूंगा, तो भैया ए और बी दोनों 0 रखे तो फिर ये फैक्टर 0 हो गया। अब इसको 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा सिस्टम 0। तो ऐसा नहीं करना, मीन्स कोई भी फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज के लिए तरीका क्या हुआ, एक को 0 कर दिया, बी को 1 रख दिया, सी को -1 रख दिया। तो बच्चों जरा यहां रखना क्या सीन बनेगा, ये 0 -1 और सी -1 है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये, सॉरी, ए को मैंने 0 रखा, बी को रखा 1, तो माइनस था तो ठीक है। अब बी को 1 रखा, सी कितना है -1 और माइनस पहले से है तो +1 और दिस इज -1 और ए कितना था 0। तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पे ये फिगर, -1 इंटू 2 इंटू -1। यस, तो ये फिगर आपकी 2 बनी कि नहीं बनी, जल्दी से बोल दीजिए। तो ये फाइनली हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 2 लैम्डा आ गई। अब इनको भी उठा के यहां रखिए जरा। तो चलिए क्या बनेगा, ए को मैंने क्या रखा था 0, बी को क्या रखा था 1, सी को क्या रखा था -1। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, क्या आएगी वैल्यू इसकी 1, दिस इंटू दिस, तो ये -1 और +1, नहीं कोई गड़बड़ है, दोबारा से चेक कर लीजिए। तो देखिए ये आपका आएगा 1, इसको हमने 0 0 रखा था, 1 1 1 -1, यस ये c² है, ये 1 आएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो फाइनली 2 हो गया। तो ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आया कि नहीं। तो इस लैम्डा को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसका पूरे तीनों फैक्टर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इस ढंग से हम शॉर्टकट मेथड से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, देखिए हाँ, अगर x की जगह मैं y रख दूं तो ये और ये C1 C2 के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इसका फैक्टर होगा, ऐसे ही y माइनस जेड होगा, ऐसे ही z माइनस एक्स इसका फैक्टर होगा। सेम ऐसे ही मैं b की जगह a, c की जगह b इस ढंग से अगर रखूंगा तो ये भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, ये भी इसके फैक्टर हो गए। बस अब हमें यहाँ पे लैम्डा कर देना है, क्योंकि हमें नहीं पता इनका कोफिशिएंट क्या आएगा। अगेन फिर वही करेंगे, क्या, जैसे x को 0 ले लो, y को 1 ले लो और z को -1 ले लो, a को 0 ले लो, b को 1 ले लो, c को -1 ले लो। बोलो बच्चों, इनको इधर भी पुट करिए और इधर भी पुट करिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको लैम्डा की शॉर्टकट में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बच्चों बहुत ही ट्रिक इजी मेथड है ये, मतलब कैसे हम शॉर्टकट में वहां कम समय में प्रॉब्लम्स करके आएंगे। ठीक है, नोट करिए इसे। तो चलिए बच्चों, इस ढंग से आपका ये कुछ एडिशनल टॉपिक थे डिटर्मिनेंट के जो मैंने आपको कराए, जिसमें आपने देखा था हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट पढ़ा और उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ये 4-5 पॉइंट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताइए। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।